क्या हम अपने जवानों का एज प्रोफाइल यंग रखना चाहते हैं या दुश्मनों के साथ, बूढ़ी सेना के साथ लड़ना चाहते हैं? कारगिल वॉर के बाद रिपोर्ट है कि सेना का जवानों का एज प्रोफाइल कम किया जाए, 26 तक लाया जाए। ये कैसे मुमकिन है? यंग रिक्रूट करोगे तब ना जी। 4 साल सेवा लोगे तब ना, 4 साल के बाद रोटेट करोगे तब ना, 4 साल के बाद जो बेस्ट क्रीम है 100 में से 25 ले रखोगे तब ना। इनसे प्रश्न पूछो, इस हिंदुस्तान में कौन सी संस्था है जो एक 10 साल, जो 10वां क्लास 12वां साल बच्चे को, जिसके पास ना डिग्री है, ना अनुभव है, ना स्किल है, ना लीडरशिप क्वालिटी है, ना मोटिवेशन लेवल हाई है, 30,000 रुपया पर मंथ देगा? कोई है? 4 साल की नौकरी देगा सरकारी कॉस्ट पे। आप खाना फ्री, रहना फ्री, दवाई फ्री, घर जाने की छुट्टी में वारंट फ्री। कौन देगा भाई? 30,000 तनख्वाह, खाली टूथब्रश खरीदो, टूथपेस्ट खरीदो, शेविंग क्रीम खरीदो, 28,000 घर भेजो। ये मंदिर नहीं है कि लाइन में लगे तो लड्डू मिलना ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेना में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कंपटीशन है। नहीं होगा, अनफिट सेना के सीढ़ी पर ऊपर नहीं चढ़ सकते। लेकिन अग्निपथ के विरोध के नाम पर जो हुआ, दुख होता है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। बिहार में 200 करोड़ राष्ट्रीय एसेट का, संपत्ति की क्षति। अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है 1000 करोड़ का लॉस है। ये लॉस कौन बढ़ेगा? और बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा, जो बच्चे दंगे में थे, अब तो न नौकरी मिलेगी और न छोकरी मिलेगी, दोनों गए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। अग्निपथ योजना को लेकर के एक तरफ जहां विरोधियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर यह योजना वापस नहीं होगी। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह योजना वापस नहीं होगी, क्योंकि यह युवाओं के लिए हितकारी है और सेना में बड़े बदलाव के कदम की ओर है। तो आखिर विरोध क्यों? विरोध इसलिए क्योंकि विरोध करना है मोदी जी का, तो विरोध अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र है। मोदी जी कोई फैसला किसान हित में, राष्ट्र हित में लेते हैं तो जो इकोसिस्टम है, ये जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की जो कोशिश हो रही है और जो मोदी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र रची जा रही है, उसके जो ये टीम है, ये गैंग है, वो गैंग तो गिद्ध की तरह देखता रहता है कि मोदी जी एक फ़ैसला तो लें। उनका एक कोई सिस्टम तैयार है। इधर मोदी जी ने फैसला किया, इधर हंगामा शुरू। पैसा आ चुका है सब जगह से, टीम तैयार है, विसिल की खाली तैयारी वेट करते हैं। विसिल ब्लो किया पॉलिटिकल पार्टी ने, हंगामा शुरू। इनको अग्निपथ से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है मोदी जी को नीचा दिखाना। इनको मकसद है हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना। इनको मकसद है कि एफडीआई कम हो। इनको मकसद है कि हिंदुस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमज़ोर हो। इनका मकसद है कि जो यहाँ की इंडस्ट्री बिठाना चाहते हो डर के भाग जाएं। इनका मकसद है कि नेहरू परिवार सत्ता में 2024 में है, इसके लिए हंगामा। सवाल ये पैदा होता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा संस्था है। अच्छा, पहले हम बिंदुओं पे आते हैं। 3 बिंदु है इस पूरे विषय पे। राष्ट्र, सेना, नौजवान, यही है ना? 3 ही बिंदु है। इससे राष्ट्र सशक्त होगा, सुरक्षित होगा, ये कौन फैसला करेगा? सरकार। ये सेना के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, ये कौन फैसला करेगा? सर्विसेज चीफ कि आप और हम? आप, हमारे पास तो फैक्टर्स नहीं ना है, क्या क्या इनपुट गया है वो तो हमारे पास नहीं है। हम आर्मी के जनरल, मेजर जनरल रह चुके हैं, फिर भी हम जो भी बोल रहे हैं हम अनुभव पे, अपने अनुभव पे बोल रहे हैं। जो फैक्टर्स जो गया है, जो चीफ्स के पास गया है इनपुट, वो तो मेरे पास नहीं है।
लगता है जब मेरे पास पूरे 100% इनपुट नहीं है, कुछ लोग पूछते बोलते हैं कि फलाना जनरल बोला, फलाना कर्नल बोला, आप उसके विपरीत बोल रहे हो, तो आप सही हो कि वो सही है। मैंने कहा भैया उनके नियत पे प्रश्न मत उठाओ, वो वेटरन है। वेटरन एक राष्ट्र के खिलाफ में सोच ही नहीं सकता, वो राष्ट्र के हित में ही सोचेगा। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है हम लोग के पास इनपुट नहीं है जो कि इस सोच को प्रभावित किया है टोटली। अब लोग बोलते हैं कि तैयारी तो हुई नहीं थी, प्लानिंग हुई नहीं। अरे भाई, शेखर गुप्ता ने 1989 में इंडिया टुडे में आर्टिकल लिखा था कि हिंदुस्तान की सेना 1989 में सबसे बूढ़ी सेना है। प्रश्न कि क्या हम अपने जवानों का एज प्रोफाइल यंग रखना चाहते हैं या दुश्मनों के साथ, बूढ़ी सेना के साथ लड़ना चाहते हैं? एक ज़माने में सोल्जर का था सर्विस पीरियड 7 साल, कलर्ड सर्विस, उसको बढ़ा दिया गया 17 साल। 20 से 22 साल में बंदा ज्वाइन करता था। 22 + 17 कितना हुआ? 39, 40। तो आप एवरेज प्रोफाइल जवानों का 40 रख रहे हो। अरे 40 और 50 के बीच में तो गांव में लोग लाठी पकड़ने लगते हैं, तो लड़ेगा कैसे? तो इसका मतलब है कि सेना को यंग रखना है। दूसरी बात, सोल्जर्स क्यों? जी। एक सेक्शन में 10 जवान होता है, एक सेक्शन कमांडर होता है, 3 सेक्शन का एक प्लाटून, ठीक है। उसके बाद कंपनी। सवाल ये पैदा होता है कि आपको ग्राउंड लेवल पर लड़ने के लिए, युद्ध भूमि में लड़ने के लिए किसकी नफरी ज़्यादा चाहिए? जवान, सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, यही, और जूनियर ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर। मेजर कंपनी कमांडर होता है। मेन तो ये है हीरो। बाकी लोग तो ऑपरेशन प्लानिंग करते हैं, हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर, दिशा निर्धारित करते हैं। लड़ते तो बेचारे ये हैं। कारगिल में आपने नहीं देखा? कैप्टन सौरभ का पता नहीं कितने कितने लोगों ने कमाल किया, वो कैप्टन मेजर थे ना। लड़ाई तो हमारे ये बच्चे लड़ते हैं, तो इनका एज प्रोफाइल कम नहीं होगा। कारगिल में 18 डिग्री ग्रेडियंट पे धावा बोलना आसान बात है। आप कारगिल में जाओगे, अब यंग हो, सांस फूल जाएगी। वो धावा कर रहे थे। कारगिल वॉर के बाद रिपोर्ट है कि सेना का जवानों का एज प्रोफाइल कम किया जाए, 26 तक लाया जाए। ये कैसे मुमकिन है? यंग रिक्रूट करोगे तब ना, जी। 4 साल सेवा लोगे तब ना, 4 साल के बाद रोटेट करोगे तब ना, 4 साल के बाद जो बेस्ट क्रीम है 100 में से 25 ले रखोगे तब ना। ये सब तभी संभव है ना। लेकिन सवाल ही खड़ा हो रहा है कि एक तरफ विपक्षी जो दल हैं इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं एक दावा कर रहे हैं कि हम युवाओं को के भविष्य को अंधेरे में नहीं डाल सकते, यानी कि सीमा की सुरक्षाओं से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, न करने दे सकते। लेकिन उन्हीं बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया और उनको आग में झोंक दिया गया और देश की संपत्ति को जलाने के लिए कहीं ना कहीं पीछे से साजिश रची गई। जिस हिसाब से बिहार में करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, चाहे वो अलीगढ़ के टप्पल में चौकी को फूंक देने जैसी घटना रही हो, उन बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो गया। इस विषय के 2 बिंदु हैं। आपने इस वाक्य के 2 बिंदु हैं। पहले कि सेना, ये जितना पॉलिटिकल पार्टीज लोग इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं वो नौजवान सेंट्रिक हैं, उसी पे आर्गुमेंट सब है। सेना को क्या चाहिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि नौजवान के कि पे आप टिप्पणी कर रहे हो, इनका क्या होगा, पेंशन का क्या होगा, आप इनको 4 साल के बाद रोड पे छोड़ दोगे। मेरा बड़ा सिंपल प्रश्न है, इन पॉलिटिकल पार्टी से आप तो सब जगह का इंटरव्यू लेते हो, इनसे प्रश्न पूछो, इस हिंदुस्तान में कौन सी संस्था है जो एक 10 साल, जो 10वां क्लास 12वां साल बच्चे को
जिसके पास ना डिग्री है, ना अनुभव है, ना स्किल है, ना लीडरशिप क्वालिटी है, ना मोटिवेशन लेवल हाई है, 30,000 रुपया पर मंथ देगा? कोई है? आपकी नज़र में आए कोई संस्था? 4 साल की नौकरी देगा, सरकारी कॉस्ट पे, आप खाना फ्री, रहना फ्री, दवाई फ्री, घर जाने की छुट्टी में वारंट फ्री। कौन देगा भाई? 30,000 तनख्वाह, खाली टूथब्रश खरीदो, टूथपेस्ट खरीदो, शेविंग क्रीम खरीदो, 28,000 घर भेजो। कोई है देश में संस्था है? कोई नहीं। तो जब कोई संस्था है ही नहीं, अच्छा मान लो हाइपोथेटिकली कि ये सरकार स्कीम न लाती है, फिर बच्चे कहाँ हैं? तो बोलते हैं रेगुलर रिक्रूटमेंट। अरे रेगुलर रिक्रूटमेंट तो ठीक है, लेकिन भाई मेरे, सरकार ने सेना के लिए प्रोफाइल थोड़ा और कम किया है। पहले रिक्रूटमेंट था 20 से 22 साल, 17 साल करंट सर्विस, ये 17.5 साल पे आ गए। सीधे 4-5 साल का ठक मीटर डाउन, एज कम, 4-5 साल। वो बेहतर नहीं है क्या? अब ये कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? अरे भाई, 100 में से 25 को तो हम परमानेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, 75 बचे। 75 में से 10% 16 डिफेंस पीएसयू में मिल रहा है। अब महिंद्रा टाटास बोल रहे हैं हम इनको लेंगे, 11 स्टेट के सीएम बोल रहे हैं हम इनको पुलिस में लेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोल रहा है कि हम लेंगे, सिक्योरिटी सर्विसेज बोल रहा हम लेंगे। अभी इस पर मुझे एक डायलॉग याद आता है सिनेमा का, वो मैं तुमको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मेरा ख्याल पिक्चर का नाम था दीवार। दीवार में अमिताभ बच्चन पूछता है शशि कपूर से, मेरे पास बंगला है, फ्लैट, ये है, वो है, तेरे पास क्या है? तो बोलता है मेरे पास माँ है। तो मैं इन बच्चों के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि यदि तुम इतना मेरिटोरियस नहीं हो कि 25% में परमानेंट जॉब में घुसो, 75% में हो, बैड लक, मेरिट नहीं है, तो तुम बाहर निकलोगे तो ये तो कहोगे कि पूछा तुम हो कौन? बोलोगे मेरे पास आर्मी की ट्रेनिंग है 4 साल, मेरे पास लीडरशिप गुण है, कमिटमेंट टू जॉब, लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, कोएग्जिस्टेंस, टीम वर्क, डिसिप्लिन, ये मेरे पास है। ओके गुड, कम इन, आ जाओ मेरे साथ। पहले था ये, जब तुम ये फौज नहीं ज्वाइन की तुम्हारे पास ये सब था। ये सब तुमको कौन दे रहा है? फौज। किसके कॉस्ट पे? अपने कॉस्ट पे। तो इतना आसान फरामोश तो नहीं। अभी लोग बोल रहा है कुछ लोग पेंशन, अरे पेंशन काहे का यार? इन पॉलिटिकल पार्टी से पूछो, ये सेना देश के लिए लड़ने वाली संस्था है कि पेंशन इंश्योरेंस स्कीम है, पेंशन देने वाली ये संस्था है? पूछो इनसे। तीसरी बात, एक पॉलिटिकल पार्टी का आप इंटरव्यू लो कि आप बताओ कि आप अपने जो आपकी झोला कैरी करते हैं कार्यकर्ता, उसको गारंटी दो कि इतने साल के बाद आपको एमएलए का टिकट दोगे, इतने साल के बाद एमपी का टिकट दोगे, उनको मिनिस्टर बनाओगे, उनको राज्यसभा भेजोगे, उनको पेंशन दोगे, दे दो गारंटी, लिखित में गारंटी दो। एक पार्टी तो अपने पत्नी को राज्यसभा नहीं भेज पाया, एक पार्टी का बॉस, और ये गारंटी की बात करते हैं। कौन सी गारंटी? जब मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था तो गारंटी गया था इन सैनिक स्कूल ने कि तुम एनडीए जाओगे। जब सेकंड लेफ्टिनेंट बना था तो क्या आपको गारंटी दिया गया था कि मेजर जनरल बनोगे? मैं अपने बैच में अकेला मेजर जनरल हूँ, बाकी सब लोग लग गए। तो भाई ये तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मेरिट बेस्ड है। ये मंदिर नहीं है कि लाइन में लगे तो लड्डू मिलना ही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेना में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कंपटीशन है। नहीं होगा, अनफिट सेना के सीढ़ी पर ऊपर नहीं चढ़ सकते, उनको नीचे ही बाय इकट्ठा कर देते हैं हम लोग। बहुत तप करना पड़ता है सेना में, बहुत तप, मेहनत, इतना आसान नहीं है सेना में ऊपर जाना। तो भैया
किस गारंटी की बात कर रहे हो? मुझे एक संस्था देश में बताया जाए कि वो गारंटी देता है हर एक चीज़ का, बताओ प्लीज़। लेकिन अग्निपथ के विरोध के नाम पर जो हुआ, दुख होता है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। बिहार में 200 करोड़ राष्ट्रीय एसेट का संपत्ति की क्षति, अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है 1000 करोड़ का लॉस है। ये लॉस कौन बढ़ेगा? हम और तुम जो इनकम टैक्स देते हैं। इस सरकार तो हमसे रिकवर करेगी ना। ट्रेन तो जो जला है उसको तो फिर से बनाना पड़ेगा ना, पैसा कहाँ से आएगा? तो ये लोग जो राष्ट्र के एसेट को बर्बाद करते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? मेरी अपनी सोच है और बहुत ही रिवोल्यूशनरी सोच है। इस पे लोग मेरे से बहुत असहमत हो जाएंगे, बहुत किंतु परंतु करने लगेंगे, लेकिन मैं देखिए, मैं किसी चीज़ को एनालाइज करता हूँ और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ। ये बीमारी है, दवाई है, ये मेरी सोच है। सैनिक स्कूल से मुझे यही ट्रेनिंग दिया गया है। ये विद्रोह चलता रहेगा, चाहे मोदी जी एक दिन बोल भी दें कि हम 50,000 लोग को आज अन्नदान करेंगे, लोग शुरू हो जाएंगे। देखा, यहाँ भी धर्म के बेसिस पे, इसके बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा सोसाइटी को। 50,000 क्यों, 1 लाख क्यों नहीं? मतलब ये गिद्ध, इनकी इकोसिस्टम तैयार है। मोदी जी ने मुंह खोलना, इन्होंने, इनका मास्टर ने विसिल बजाना है, हंगामा शुरू। तो सोल्यूशन क्या है? क्या इसी तरह से ट्रेन चलता रहेगा? क्या इसी तरह से राष्ट्रीय एसेट बर्बाद होते रहेंगे? नहीं। तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है राइट टू प्रोटेस्ट खत्म करो। सिविल एरिया में पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आप इतना पैसा खर्च करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हो ना, अपनी दुखड़ा रोज उसके पास जाके, वो इन चारों लेवल पे वो चर्चा करे, डिबेट हो, फैसला हो। रोड पे फैसला होगा, नीति का फैसला रोड पे होगा। इस तरह से एसेट जलाया जाएगा राष्ट्र का। भड़का के इनोसेंट बच्चों को ट्रेन जलवाओगे, जिंदगी बर्बाद करोगे बच्चों का। तो एक और बिंदु, जिस स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, जिस स्टेट में, जैसे मान लो स्टेट ए में 300 करोड़ का राष्ट्रीय एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है, उस सरकार को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस स्टेट के सीएम को बोले ये 300 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड में डालो। कैसे रिकवर करोगे? वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो भड़काए हैं पॉलिटिकल पार्टी, उनसे। क्योंकि सीएम को तो सब पता रहता है किसने भड़काया, किस पार्टी ने भड़काया। उनकी गर्दन पकड़ो, पैसा दे भाई। या तो ये पैसा दे 300 करोड़, आया तो पॉलिटिकल बैन, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी बैन, 4 साल, 8 साल, 10 साल के बैन कर दो। एक बार बैन करके दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दंगा करवाती है। कोई नहीं करवाएगी, हिम्मत नहीं है। क्योंकि हमको हर एक बीमारी का दवाई होता है। यदि कैंसर हो गया है तो कीमोग्राफी करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। सवाल, आखिरी सवाल ये कि अगर मोदी, केंद्र में जो बैठी सरकार है मोदी, अगर 370 हटाई जाती है तो विरोध, CA/NRC आता है तो विरोध, कृषि कानून बिल आता है तो विरोध, और यहाँ तक कि स्ट्राइक की जाती है तो उस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। अब बात आई अब युवाओं के भविष्य की, सेना को लेकर के, तो भी उसका विरोध। आखिर ये विरोध मजबूरी बन गया है या फिर जरूरी है? ये विरोध अपोजिशन पार्टीज अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही हैं मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि वो पॉलिटिकल फील्ड में नहीं लड़ पा रही हैं, इलेक्शन नहीं जीत पा रही हैं, तो टेक्निक बदल दिया। इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, तो मोदी जी को पछाड़ो इस तरह से, दंगा करके, छवि डिस्ट्रॉय करो, हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था तोड़ो, मोदी जी को कमज़ोर करो। अभी शाहीन बाग में औरत बोल रही थी, मोदी मोदी मर जा तू, मोदी मोदी मर जा तू। अरे यार, मतलब तुम्हारे मरने से महाकाल आएंगे, मोदी जी को ले जाएंगे।
अरे मोदी जी को जितना महाकाल ने आशीर्वाद दे रखा है वो दे रखा है, तुम कुछ नहीं कर सकती। भटके हुए युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को अभी अभी मैंने एक यूट्यूब पे बिहार के बच्चों को लिए एक संदेश दिया है, शांति की अपील की है, और कहोगे तो मैं वो वीडियो भेज दूंगा। युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे, तुम लोग भावना में मत बहो। ये पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारा कंधा इस्तेमाल करेंगे और तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको ख़त्म कर देंगे। अब इन बच्चों का क्या होगा? सेना नहीं की नौकरी बंद, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं आ पाएंगे। क्यों? गवर्नमेंट जॉब के लिए पुलिस क्लियरेंस चाहिए, पुलिस में यदि रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्लियरेंस मिलेगा नहीं, वो भी ख़त्म। तो तुम तो सब जगह से गए, तुम्हारा तो भविष्य खत्म। तुम बच्चे भोलापन में तुमने कुल्हाड़ी अपने पाँव में मार लिया। मेरा सुझाव हिंदुस्तान के बच्चों से ये है कि जो पॉलिटिकल दंगल चल रहा है, इस दंगल में तुम कच्छा पहन के मत बीच में कूदो, जेलेंस्की मत बनो। लड़ाई है रूस अमेरिका बीच में, जेलेंस्की तुम कूद गए बीच में, तो तुम तो आहत हो गए, तुम तो खत्म हो, तुम्हारा कैरियर खत्म है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा, जो बच्चे दंगे में थे, अब तो न नौकरी मिलेगी और न छोकरी मिलेगी, दोनों गए, दोनों गए। क्या करोगे? पॉलिटिशियन का झोला लेके कैरी करो। और मैं तो बच्चों को बोल रहा हूँ कि जिस पॉलिटिशियन ने तुमको भड़काया है या पॉलिटिकल पार्टी ने, उसके पास जाओ, बोलो तूने मुझे ये लॉस दिया है, मुझे ये चीज़ दे दे। 30,000 का पर मंथ नौकरी, 23.5 लाख 4 साल के बाद, पेंशन, कैंटीन फैसिलिटी, ये सब दे दे भाई मेरे, क्योंकि तुम्हारे वजह से मुझसे छीना गया है ना। फिर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एड्रेस करना चाहता हूँ। अरे आप लोग इतना मलाई खाए बैठे हो, इन बच्चों ने क्या गलती किया है कि तुम इनसे बदला ले रहे हो? इनका तो तुमने भविष्य खत्म कर दिया, ये निर्दोष का तुमने भविष्य खत्म कर दिया। क्या तुम्हारी आत्मा कुछ तो धिक्कार नहीं रही है? अरे तुम पॉलिटिकल दंगल पॉलिटिकल लेवल पे लड़ो, इन बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो जिनको बुद्धि नहीं है कि उनके हित में क्या है? बिहार में कहावत है, चढ़ जा बेटा बांस पे। बांस पे तो तुम चढ़ गए, जब उतरोगे कैसे? और उतरोगे, कूदोगे तो फ्रैक्चर करोगे। फ्रैक्चर क्या, तुम्हारी तो प्रोफेशनल मौत है। ये बच्चों को समझ में आती नहीं है। और एक और बिंदु मैं करूँगा, मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स का भी बहुत दोष है। क्या पेरेंट्स को पता नहीं कि मेरा बेटा कल दंगा में जा रहा है? क्यों नहीं संभाला, क्यों नहीं रोका? कौन रोकेगा? तुम्हारे बच्चे का हित तुम्हारा जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टी तो यूज करेगा तुम्हारा कंधा और तुम्हारा बाजू काट देगा, वही हो रहा है। ये बच्चे तो खत्म हो गए बेचारे, खत्म। देखिए ये पीड़ा है कि बच्चे तो ख़त्म हो गए। भले ही टिप्पणी जो अभी इन्होंने कही मजाकिया हो सकती है कि आपको न नौकरी मिलेगी न छोकरी मिलेगी, लेकिन गंभीर टिप्पणी है, क्योंकि उन्होंने जो देश का जो युवा है और जो भविष्य है, उसने कहीं ना कहीं आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि यह योजना युवाओं के लिए है, सेना की बेहतरी के लिए है, वापस नहीं होगी।